क्वेश्चन नंबर 49 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है दो मासेस हैं हमारे पास m1 और m2, वो कनेक्टेड हैं एक स्प्रिंग के थ्रू और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k के बराबर है और एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उनको रख दिया जाता है। इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x0। बस यहीं पर रुक जाते हैं। अब ये जितना क्वेश्चन में दिया है ये ड्रॉ कर लेते हैं। दो हमारे पास मासेस हैं जिनका मास m1 और m2 एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं और ऐसे इनको रख दिया मैंने। ठीक, इनका मास m1 और m2 स्मूथ सरफेस पर रखे हैं। अब क्या किया जाता है कि स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x0, यानी कि मैंने स्प्रिंग को खींच दिया है x0 डिस्टेंस से और इसकी नेचुरल लेंथ यदि L0 मान लेता हूं तो L0 से इसकी लेंथ हो चुकी है L0 प्लस x0। दिस इज द करंट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ है इतनी L0 प्लस x0। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। अब देखिए ये दोबारा रेस्ट में कब आएंगे ये आपको सोचना है। ये पहले इनमें मैक्सिमम एक्सटेंशन है और तब आप इनको जब छोड़ेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब तक इनमें नहीं आ जाता तब तक ये मूव करते रहेंगे। ये जब रुकेंगे तब ये एक दूसरे को कंप्लीटली दबा नहीं देते हैं। तो मैं ये बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि ये दोनों के बीच में जो स्प्रिंग लगी है जब उसमें x0 के बराबर कंप्रेशन होगा, जब इसमें x0 के बराबर कंप्रेशन हो जाएगा इस तरीके से, मैं लेंथ यहां पे ले लेता हूं जो अब लेंथ हो चुकी है L0 माइनस x0, तब जाके ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं रेस्ट पर आएंगे। रेस्ट से रिलीज किया था तो यहां पे रेस्ट पे आएंगे। ये बात क्लियर है? ठीक। अब इस ऐसी कश्मकश में जो ये पहला ब्लॉक है मैं मान लेता हूं x1 डिस्टेंस चल जाता है, x1 डिस्टेंस ये चल जाता है और ये दूसरा जो ब्लॉक है ये x2 डिस्टेंस चल जाता है। पता नहीं मुझे अलग अलग है या एक समान है, मुझे नहीं मालूम। ये आपको बताना है कि x1 और x2 की वैल्यू जो है कितनी होने वाली है। तो पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पूरी लेंथ थी वो L0 प्लस x0 के बराबर थी और अब ये जो लेंथ है कितनी है x1 L0 माइनस x0 प्लस x2। तो इन दोनों लेंथ्स को मैं बराबर कर सकता हूं दैट L0 प्लस x0 इज इक्वल टू इनके बीच का जो डिस्टेंस था, अब वो डिस्टेंस कितना है x1 प्लस दिस x1 प्लस L0 माइनस x0 प्लस x2। तो यहां से L0 कैंसिल हुआ, आपको मिलता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x0। ये आपको एक रिलेशन मिल जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैं कह देता हूं। अब दूसरी बात सुनिए कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में कौन है? स्प्रिंग है, m1 और m2 है। इस स्प्रिंग m1 और m2 के इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स इसके ऊपर है वो स्प्रिंग का फोर्स है और स्प्रिंग जितना फोर्स इस पर लगा रही है उतना ही फोर्स इस पर लगा रही है, तो दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर 0 है। एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर 0 के बराबर है। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूं यहां से कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का 0 के बराबर। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी 0। यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो मैं यहां पे वो रिलेशन इस्तेमाल कर सकता हूं दैट m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू डेल्टा xcom। तो क्या लिख सकता हूं, टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू डेल्टा xcon इज इक्वल टू m1 इनटू डेल्टा x1 प्लस m2 इनटू डेल्टा x2। देखिए सेंटर ऑफ मास मूव किया है कितना, 0। m1 जो है वो मूव किया है प्लस डायरेक्शन में प्लस x1 और जो m2 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया है प्लस m2 इंटू माइनस x2 बराबर 0। तो आपको मिल जाएगा यहां से m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो ये दो इक्वेशंस हैं बेटा और आपके पास दो ही अननोन है, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा यहां से m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो यहां से x2 की वैल्यू आपको मिल जाती है x2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 इंटू x1। अब ये वैल्यू आपको रखनी है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x0 में, ये वैल्यू उठा कर रखिए यहाँ। सो x1 कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस m1 बाय m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x0। ये हो जाएगा आपके पास m2 प्लस m1
डिवाइडेड बाय m2 और ये आपके पास है x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x0, तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाती है दैट इज 2 टाइम्स m2 इंटू x0 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। सिमिलरली आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है x2 इज इक्वल टू m1 बाय m2, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स m1 इंटू x0 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। ठीक, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम का बुलेट है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 50 अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड के बराबर। स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 490 ग्राम। ये एक ब्लॉक को हिट करता है, 490 ग्राम इसका मास है, kept on a frictionless track as shown in figure. The bullet remains inside the block and the system proceeds towards the semicircular track of radius 0.2 meter. तो क्या होता है कि ये इसके अंदर घुस जाता है और दोनों एक साथ मूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं कि ये पहले इसका लीनियर मोमेंटम और फिर पूरे मतलब पहले सिस्टम का लीनियर मोमेंटम और फाइनल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दोनों को आप कंजर्व करा सकते हैं। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा रहा हूं, P initial is equal to P final। पहले 10 ग्राम 10 by 1000 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 50 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू फाइनली जो टोटल मास है हो जाता है 500 ग्राम के बराबर, 500 by 1000 इंटू वेलोसिटी कॉमन vc के बराबर है। सो 1000 से 1000 गया, 50 से 50 गया, 10 से 10 गया, आपको मिल जाता है कॉमन वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये बुलेट प्लस ब्लॉक मूव करते हैं कितनी स्पीड से? अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड से। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं कि ये आपके पास ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर जो है बुलेट अंदर है और ये मूव कर रहे हैं अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड से। अब ये बेटा फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जितनी स्पीड अभी इसके पास है उसी स्पीड से ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जितनी स्पीड यहां है उतनी स्पीड यहां पे होने वाली है। अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आधा किलो का जो ब्लॉक है ये मूव करता है अंडर रूट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि आपको यदि एक सर्कुलर ट्रैक पर जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो आपको अंडर रूट ऑफ 5gr से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए या कम से कम अंडर रूट 5gr के बराबर स्पीड होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड क्या ये अंडर रूट 5gr के बराबर है या उससे ज्यादा है। यदि उससे ज्यादा होगी तो ये जो है पूरा चक्कर कर जाएगा और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है ये मूव कर जाएगा और इस तरीके से गिर जाएगा। और यदि इसकी स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gr से कम रह जाती है तो इसका मतलब ये यहां से जाएगा, यहां तक पहुंच पाएगा और वापस इसी रास्ते लौट लेगा। और यदि इसकी स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gr से ज्यादा होती है, अंडर रूट 5gr से कम होती है, इसका मतलब ये यहां और यहां के बीच में कहीं अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। तो ये 3 केसेस हमारे पास होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। एक होता है कि अंडर रूट 2gr से स्पीड कम है, एक होता है अंडर रूट ऑफ 5gr और उससे ज्यादा है, और एक होती है अंडर रूट ऑफ 2gr से लेके अंडर रूट 5gr के बीच में। तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या होता है। अब चेक करते हैं कि 0.2 मीटर के लिए अंडर रूट ऑफ 5gr की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gr की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए अगले पेज पे ले चलता हूं आपको। हम जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर है, तो यहां से आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gr विच इज 50 इंटू 0.2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ 10 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 7। इसका मतलब ब्लॉक जो है वो पूरे टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा, टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। अब अंडर रूट ऑफ 2gr निकाल लेते हैं, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 0.2 आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 7। इसका मतलब ये वापस भी नहीं जाएगा, ये यहां से वापस भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है? तो मैं कह सकता हूं बिकॉज अंडर रूट ऑफ 7 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 10 बट ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स ब्लॉक will lose contact between
मैं इस रीजन को नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, बिटवीन ए एंड बी ये अपना कांटेक्ट लूज करेगा, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में अपना कांटेक्ट लूज करेगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे कांटेक्ट लूज करता है, वहां पे वेलोसिटी का एंगल कितना बनता है, और हमसे लास्ट में पूछा भी है कि ये कहां पे आके गिरता है इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक को, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक को ये कहां पे आके हिट करता है। तो हमें पहले देखना होगा कि कहां पे जाके अपना नॉर्मल लूज करता है, उस पॉइंट पे कितना एंगल है, कितनी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से हमें प्रोजेक्टाइल कराना होगा और फिर देखना होगा कि कहां पे आके अंत में गिरता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, यहां पे जो हमारा ब्लॉक है वो मूव कर रहा है √7 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और मैं मान लेता हूं कि यहां से ये ऑफ कोर्स यहां से लेके यहां के बीच में घटना होने वाली है, दुर्घटना। सो मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा पर अपना कांटेक्ट लूज कर देता है, ये जो ब्लॉक है अपना कांटेक्ट लूज कर देता है, यानी इसका नॉर्मल 0 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके ऊपर mg लग रहा होगा, इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा जो 0 के बराबर है। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि mg sin थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि ये यहां इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एटलीस्ट यहां तक, यहां पे कांटेक्ट लूज कर देगा, सर्कुलर मोशन नहीं रह जाएगा, लेकिन यहां तक तो सर्कुलर मोशन हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यहां से m से मर गया m और v की वैल्यू आपको मिल जाती है rg sin थीटा का अंडर रूट ऑफ rg sin थीटा के बराबर आपको स्पीड मिल जाती है उसकी। यहां पर स्पीड है अंडर रूट rg sin थीटा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे इसकी स्पीड मैंने मान ली है v के बराबर। अब आप देखिए बेटा यहां से लेके यहां तक वो पहुंच चुका है, तो √7 स्पीड के साथ, तो फाइनली यहां की स्पीड हम निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो मैं यहां से लेकर यहां तक के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाला हूं, और देखिए कैसे लगाएंगे। यहां ये जो आपके पास है रेडियस के बराबर है, ये एंगल है थीटा, तो मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितनी होगी r sin थीटा, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो किसके बराबर है, वो r के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चढ़ चुका है ऊपर, r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कितना ऊपर चढ़ चुका है, r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इनिशियल स्पीड हमें पता है, फाइनल स्पीड हमें पता है, तो मैं लगाता हूं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने पर आपको मिलता है हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर प्लस, यहां पे इसको रेफरेंस मान लेता हूं, प्लस 0 इज इक्वल टू ऊपर हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस mgh। ये मैंने इस्तेमाल कर दिया फॉर्मूला। तो यहां से बेटा m जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो गया, हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिलता है u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। ये 7 है, v फाइनल स्पीड हो जाती है अंडर रूट ऑफ rg sin थीटा के बराबर, इसको rg sin थीटा रख देंगे, r की वैल्यू है 0.2, g की वैल्यू है 10, sin थीटा की वैल्यू sin थीटा प्लस 2 इंटू g इंटू h की वैल्यू कितनी है, r इंटू 1 प्लस साइन थीटा, r इंटू 1 प्लस साइन थीटा 0.2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सॉल्व करिए इसको। सो ये है आपके पास 2 साइन थीटा, 7 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 4 प्लस 4 साइन थीटा, तो आपको मिल जाएगा यहां से 7 में से 4 गए तो 3 इज इक्वल टू 2 और 4 6 साइन थीटा, एंड यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्री के बराबर, यानी कि 30 डिग्री यहां से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे अपना जो है कांटेक्ट लूज कर देता है, लूज। अब देखिए बेटा इसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास ये है, यहां पे ये एंगल है 30, यहां पे इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, अंडर रूट ऑफ rg sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करिए बेटा, हाफ और 2 1 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाती है। यहां पे इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड है। दूसरा पेन लेता हूं,
यहां पे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की स्पीड। और ये एंगल जो है 30 के बराबर है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि मैं बना दूं तो ये एंगल भी हो जाएगा 30 और ये एंगल हो जाएगा 60। तो एक 60 डिग्री एंगल से इतनी हाइट पर, हाइट कितनी है बेटा इसकी, r इंटू 1 प्लस साइन थीटा के बराबर थी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 इंटू 0.2 यानी कि 0.6/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 0.2, तो ये 0.3 मीटर हो जाएगी। ये 0.3 मीटर हाइट से जा रहा है ऐसे और ये गिरेगा कहीं ऐसे। तो हमें यही बताना है कि यहां से कितनी दूरी पर ये गिरने वाला है। सो बेसिकली हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी है, रेंज कितनी होने वाली है, समझ गए, यहां से रेंज निकालनी है। तो चलिए रेंज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस वेलोसिटी के पहले दो कंपोनेंट कर लीजिए। वेलोसिटी के करिए दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा इसका 1 cos 60 which is 1 cos 60 which is half, और एक कंपोनेंट आप कर दीजिए 1 sin 60, 1 sin 60, ठीक। ये वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट हो चुके हैं प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सेलरेशन जो है इसका नीचे की तरफ है g के बराबर, और कितनी हाइट पे है ये 0.3 मीटर। तो मैं कह सकता हूं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें सो माइनस ऑफ 0.3 मीटर इसे नीचे आना है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक जो है, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ 0.3 मीटर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज 1 sin 60 व्हिच इज √3/2 into टाइम t और माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन लगा सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 1/2 into टाइम t। इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये बताना है कि कितनी दूरी पर ये गिरेगा। क्या ये डिस्टेंस बिल्कुल सही है, r के बराबर ये डिस्टेंस होगी क्या, तो चेक कर लेते हैं। हमें पूछा क्या है, वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक एट द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लीविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो ये बेटा गिर रहा है यहां, ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहां से। सो आप यहां से ये वाला जो पार्ट है यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो है इसको आप माइनस कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। ओके, कहां गए, यहां देख लेते हैं। सो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, ये r है तो ये बन जाएगी आपके पास r cos थीटा। सो आप रेंज में से रेडियस cos थीटा को माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर आप इन दोनों को कैलकुलेट करके, इन दोनों को सॉल्व करके कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर जो होगा D इज इक्वल्स टू दैट विल बी R माइनस 0.2 cos थीटा। थीटा कितना है 30, cos 30 इज √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और आपको मिल जाएगा कि यहाँ इस सर्कुलर ट्रैक से कितना दूरी पर ये पार्टिकल गिरने वाला है। ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाती है D के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है द ब्लॉक्स शोन इन फिगर हैव इक्वल मासेस हैं ब्लॉक के। द सरफेस ऑफ ए, एक्सक्यूज मी, द सरफेस ऑफ ए इज स्मूथ बट दैट ऑफ बी हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.1 विद द फ्लोर। यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 के बराबर है, और लेकिन यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड के और ए के बीच में, म्यू इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कहते हैं ये, ब्लॉक ए इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी व्हिच इज केप्ट एट रेस्ट पे है ये, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो हमें बी के द्वारा ट्रेवल की हुई डिस्टेंस हमें बतानी है यदि कोलिजन जो है पहले पार्ट में दिया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट कि यदि हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है और दो सेम मासेस के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद द सेम मासेस, तो वेलोसिटी जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। यानी इसके पास 10 मीटर पर सेकंड है, इसके पास 0 मीटर पर सेकंड है, तो टकराने के बाद इसको 0 हो जाएगी स्पीड और इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मैं कह देता हूं यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर है
सो बी जो आपके पास है ये, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। यदि हम फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन की बात करें, फ्रिक्शन जो है काइनेटिक टाइप का होगा, बिकॉज जब दो सरफेसेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उनके बीच में एक्ट करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। नॉर्मल यहाँ पे mg के बराबर है, नॉर्मल mg के बराबर है। और इस फ्रिक्शन की वजह से यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाता है म्यू जी के बराबर, विच इज 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी सिचुएशन अब ऐसी है कि 10 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक मूव कर रहा है, पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस से मूव करेगा बिफोर स्टॉपिंग। तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है धड़ल्ले से। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -1 इंटू एस। सो एस आपको मिल जाता है 100 डिवाइडेड बाई 2 is equals to 50 मीटर। 50 मीटर is the distance traveled by B before stopping। तो हमारा आंसर आ गया 50 मीटर। अब सेकंड पार्ट की बात करें, if the collision is perfectly inelastic यदि collision है तो क्या होगा। तो जब आपके पास हेड ऑन collision है perfectly inelastic, तो collision के बाद दोनों जो ब्लॉक हैं एक साथ मूव करते हैं जैसे कि दोनों जुड़ गए हों। सो जब perfectly inelastic collision होगा तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है A और ब्लॉक B, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। मैं मान लेता हूं इनकी कॉमन वेलोसिटी vc के बराबर हो जाती है। सो मैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लिख सकता हूं, दैट m इंटू 10 इज इक्वल टू 2m इंटू कॉमन वेलोसिटी। m से m चला जाएगा, आपको कॉमन वेलोसिटी मिल जाती है 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन जो है जो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन है वो बराबर रहेंगे अभी भी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी म्यू जी, स्टिल म्यू जी, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आप निकालना चाहें स्टॉपिंग डिस्टेंस तो देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ब्लॉक्स हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस वाले केस में, दैट s into acceleration is -1 into 2 plus u square which is 5 square is equals to v square, फाइनल स्पीड का स्क्वायर। मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, v square is equals to u square plus 2as। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से नई स्टॉपिंग डिस्टेंस is equals to 25 divided by 2 which is equals to 12.5 मीटर। तो इस वाले केस में 12.5 मीटर पे जाके ब्लॉक रुक जाते हैं और पिछले वाले केस में 50 मीटर पे जाके वो ब्लॉक रुक जाते हैं। ठीक, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था।